मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और समृद्ध करने के लिए आज मैं प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें और आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को शेयर करें और प्लीज़ कमेंट भी करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। फर्स्ट है, चुनावों उपरांत गुजरात में भाजपा व हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में नवंबर-दिसंबर 2022 में संपन्न विधानसभा चुनावों के परिणाम भाजपा व कांग्रेस दोनों के लिए ही संतोषजनक रहे हैं। गुजरात में प्रचंड बहुमत से सत्ता पर कब्जा बरकरार कर लगातार 7वीं बार सत्ता में आने का रिकॉर्ड भाजपा ने जहां स्थापित किया है, वहीं हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष 5 वर्ष बाद सत्ता परिवर्तन की जो 1985 से चली आ रही परंपरा है, उसी को मतदाताओं ने कायम रखा है और पिछले 5 वर्षों से जो विपक्ष में रही कांग्रेस की सत्ता में वापसी इस बार हुई है। अगर हम विधानसभा की दलगत स्थिति की बात करें गुजरात की, तो उसमें जो 2017 का है और 2022 का अगर हम उसका तुलनात्मक स्टडी करें तो देखें 2017 में भाजपा को 99 और 2022 में 156 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस 77 2017 में, 2022 में 17। आम आदमी पार्टी उस समय 17 में नहीं और 2022 में 5। समाजवादी पार्टी 2022 में 1। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 2017 में 1। भारतीय ट्राइबल पार्टी 2017 में 2। निर्दलीय 3 2017 में भी और 2022 में भी, और कुल संख्या जो है वो है 182 गुजरात विधानसभा। और विधानसभा में दलों की जो उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए भाजपा ने इस सरकार का गठन वहां किया है और पार्टी आलाकमान की पसंद पर निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को ही फिर से मुख्यमंत्री वहां बनाया गया। वहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 12 दिसंबर को गांधीनगर में एक समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। तो हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 12 नवंबर 2022 को कराया गया था और सभी सीटों पर मतगणना 8 दिसंबर को संपन्न हो गई थी। इस पर्वतीय राज्य में भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 के चुनाव में 44 सीटें जीतकर सत्ता में थी, जबकि 21 सीटों के साथ कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में थी। हर 5 वर्ष में सरकार बदल देने की जो 1985 से चली आ रही परंपरा हिमाचल प्रदेश में आ रही है चलते हुए, ये मतदाताओं ने इस बार भी कांग्रेस को 40 सीटें देकर वहां वापस सत्ता में ला दिया। वहीं भाजपा, जिसके खाते में 25 सीटें ही इस बार आई, उसको विपक्ष में ला दिया। 68 सदस्यीय विधानसभा में 3 सीटें निर्दलीय को मिली। अगर हम दलगत स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करें 17 और 22 से, तो कांग्रेस 17 में 21 थी, 22 में 40 है। भाजपा 17 में 44 थी और 22 में 25 है। निर्दलीय वो अन्य 3 और 3, 17 में भी 3, 22 में भी 3, कुल सीटें 68। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो है चुनाव से पूर्व ही कांग्रेस के द्वारा जो दिए गए लुभावने वायदे थे, इसने इस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा के प्रलोभन ने भी काफी बड़े वर्ग को आकर्षित किया। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना शुरू करने के कांग्रेस के वायदे ने भी काफी लुभाया। विधानसभा में उपर्युक्त दलगत स्थिति देखते हुए भाजपा के निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने त्यागपत्र 8 दिसंबर को ही दे दिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता के लिए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी
वह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू नए मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे। विधायक दल की बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के जरिए सभी विधायकों के विचार सुनकर आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में फैसला सुनाया। हमीरपुर जिले के नादौन सीट से चौथी बार विधायक बने सुखविंदर सिंह सुक्खू के पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 11 दिसंबर को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। 54 वर्षीय श्री सुक्खू राज्य के 15वें मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ पार्टी के एक अन्य नेता मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्य में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या 12 हो सकती है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी आप अब राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है उसके दर्जे के लिए पात्रता इन्होंने प्राप्त कर लिया। गुजरात विधानसभा के चुनाव में 5 सीटों के साथ 12% मत प्राप्त करके आम आदमी पार्टी आप ने एक बड़ी उपलब्धि यह प्राप्त की है कि इसे अब राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अभी तक इसे 3 राज्यों दिल्ली, पंजाब व गोवा में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था। राष्ट्रीय स्तर के दल के दर्जे के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होना आवश्यक होता है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीटें जीती हैं और 12.92% मत प्राप्त किए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी यानी आपको गुजरात में राज्य स्तर की पार्टी के तौर पर मान्यता मिल जाएगी और इसी के साथ इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी चुनाव आयोग की तरफ से प्राप्त हो सकेगा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से आपको जो मिलने वाला लाभ है वो निम्नलिखित हो सकता है। क्या क्या है उसको मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। पहला है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू अस्थायी हो जाएगा। इससे आपका पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह होगा। पार्टी का यह झाड़ू चिन्ह उसके लिए रिजर्व होगा। कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार इस चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब बैलेट ईवीएम में उम्मीदवारों के क्रम में ऊपर नजर आ सकेंगे। तीसरी बात, पार्टी को देश की राजधानी में एक कार्यालय मिल सकेगा। चौथी बात, आपको अब तक मूल्य चुकाकर ही वोटर लिस्ट प्राप्त करनी होती थी, लेकिन अब इस पार्टी को अधिकार होगा वह हर राज्य में वोटर लिस्ट मुफ्त में पा सके। पांचवी बात, राष्ट्रीय स्तर पर अब आप आम आदमी पार्टी 20 से ज्यादा यानी अधिकतम 40 तक स्टार प्रचारकों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकेंगे। छठी बात है, राष्ट्रीय दल की पार्टी का दर्जा प्राप्त दल के अध्यक्ष सरकारी आवास पाने के पात्र होते हैं। सातवीं बात, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय चुनावों में आम लोगों को संबोधित करने के लिए रेडियो व टेलीविजन पर समय दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने से देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या अब 9 हो जाएगी। अभी तक 8 दल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी को ही राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा प्राप्त है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित। ठीक है, और इसमें जो सुधार किया गया वो 50 वर्ष पुराने 1972 के कानून में संशोधन के लिए एक नया वन्य जीव संशोधक विधेयक को राज्यसभा ने 8 दिसंबर 22 को और लोकसभा में यह संशोधन पहले ही 2 अगस्त 2022 को पारित किया जा चुका था। दोनों सदनों में पारित यह विधेयक अब राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद नए अधिक प्रभावी अधिनियम का रूप ले लेगा। इसमें जो पहले से जो चली आ रही बातें हैं उसमें ये थोड़ा सा जो प्रभावी संशोधन है कि अगर जो इसमें वन्य जीव संरक्षण संबंधी मामले अभी तक अलग अलग विभिन्न कानूनों के द्वारा निपटे जाते थे, नया संशोधन अधिनियम प्रभावी होने से अब एक ही अधिनियम के तहत वन्य जीवों के संरक्षण, विदेशी प्रजातियों के पौधे
वो पशुओं के अवैध आयात निर्यात की रोकथाम, वन भूमि के संरक्षण और वन क्षेत्र में सदियों से रह रही जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के अधिकार प्राप्त होंगे। वन्य जीवों के अवैध व्यापार एवं इनसे जुड़े अपराधों के लिए जुर्माना में जो वृद्धि का प्रावधान भी संशोधित अधिनियम में किया गया है। ऐसे अपराधों के लिए अधिकतम 25,000 के जुर्माने का प्रावधान अभी तक था, जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख संशोधित अधिनियम के तहत किया गया। और भी बहुत सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस से 36वां अंतिम राफेल विमान भारत पहुंचा। सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ संपन्न समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 36 राफेल लड़ाकू विमानों का अंतिम 36वां विमान 15 दिसंबर 2022 को भारत को प्राप्त हो गया। आगे बढ़ें। आयुष चिकित्सा प्रणालियों के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान। पारंपरिक आयुष चिकित्सा प्रणालियों के शिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना देश में की गई है और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया गया। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीपों का नाम अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर, परमवीर चक्र विजेता जो भी हैं उनके नाम पर अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीपों का नामकरण होगा। परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को आजादी के अमृत काल में अनोखी श्रद्धांजलि देते हुए सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण इन वीरों के नाम पर गत दिसंबर माह में किया है। इन द्वीपों में से 16 उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में स्थित हैं, जबकि 5 द्वीप दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तटरक्षक बल का 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए अनुबंध। तटीय निगरानी एवं रोक की अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए अपने बेड़े में ड्रोन्स शामिल करने की भारतीय तटरक्षक बल की योजना है। इस दिशा में पहल करते हुए 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए अनुबंध इसने दिसंबर 2022 में किया है। ये ड्रोन चलते हुए पोतों के साथ साथ तटवर्ती ठिकानों दोनों से ही लॉन्च किए जा सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की निगरानी एवं सुरक्षा परिचालनों के दौरान ये ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना। रेलवे स्टेशनों के उन्नयन एवं नवीनीकरण के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। 1000 से अधिक छोटे किंतु महत्वपूर्ण स्टेशनों का उन्नयन एवं नवीनीकरण इस योजना के तहत किया जाएगा। योजना के तहत रेलवे के कुल 68 मंडलों में से प्रत्येक में 15 स्टेशनों का कायाकल्प इस योजना के तहत करने की रेलवे की योजना है। इसके लिए प्रत्येक चुने गए स्टेशन पर 10 से 20 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह कार्य अगले 1 से 1.5 वर्ष में पूरा किया जाएगा। ये ज्ञातव्य है कि 200 बड़े स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम पहले ही से रेलवे द्वारा संचालित है। आगे बढ़ते हैं। असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्परिसीमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट। देश में 2021 में हुई सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2022 की रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी हुई। रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष 2021 के दौरान पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 4,03,116 रही, जबकि 2020 में यह संख्या 3,54,796 थी। इस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 10.5% की वृद्धि 2021 के दौरान हुई। अब हम भारत 2022 को एक नज़र में उसका एक रिव्यू करते हैं तो देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य क्या क्या है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती। भगवंत मान ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला 16 मार्च। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने 11 दिसंबर।
उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की दोबारा जीत, पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 23 मार्च। मणिपुर चुनाव में बीजेपी की सत्ता बरकरार, बीरेंद्र सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने 21 मार्च। जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अगले ही दिन उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 10 अगस्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दोबारा जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 25 मार्च। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों में से 156 सीटें जीतकर बीजेपी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 12 दिसंबर। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन सरकार गिरी, शिवसेना में फूट और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिवसेना से अलग हुए शिंदे गुट के साथ बीजेपी ने हाथ मिलाकर सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने 30 जून। गोवा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, प्रमोद सावंत ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 28 मार्च। आगे बढ़ें। भारत ने 2 अरब कोविड-19 टीकाकरण के मील के पत्थर को पार किया 17 जुलाई। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर द्रौपदी मुर्मू इस सर्वोच्च पद धारण करने वाली पहली आदिवासी और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी 25 जुलाई। नोएडा में अवैध रूप से बने सुपरटेक के जुड़वां टावरों को विस्फोटक लगाकर केवल 9 सेकंड में गिराया गया। यह देश में इस तरह का सबसे बड़ा विध्वंस था 28 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया 2 सितंबर। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की 7 सितंबर। 1952 में विलुप्त हो चुके चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा 17 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाएं 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार है, जबकि पहले अविवाहित महिलाओं के लिए यह अवधि 20 सप्ताह थी 29 सितंबर। देश के चुनिंदा शहरों में 5G टेलीकॉम सेवाएं शुरू 1 अक्टूबर। 24 वर्षों के बाद गैर गांधी परिवार से मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 19 अक्टूबर। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बने झूला पुल गिरने से 135 लोगों की मौत 30 अक्टूबर। 3 दशक से अधिक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 6 हत्यारे रिहा। और 12 नवंबर भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की 1 दिसंबर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों ने चीनी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया 9 दिसंबर। कई देशों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की 22 दिसंबर। खेल की ओर बढ़ें तो एथलेटिक्स में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर भारत के लिए पहला रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। बैडमिंटन की बात करें तो भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 73 साल में पहली बार थॉमस कप जीता, वो भी 14 बार इस खिताब को हासिल करने वाले इंडोनेशिया को हराकर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज और उनकी जोड़ीदार झूलन गोस्वामी ने क्रिकेट से संन्यास लिया। गुजरात टाइटंस ने अपने पहले सीजन में ही IPL का खिताब जीता। हॉकी भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर पहला नेशंस कप जीता। इस खिताबी जीत से भारत ने FIH प्रो लीग के 2023-24 सत्र में खेलने की अपनी जगह बनाई। टेबल टेनिस एशियाई कप टेबल टेनिस 2022 में कांस्य जीतकर मनिका बत्रा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। शरद कमल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साल के इकलौते खिलाड़ी रहे। कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 65 किलोग्राम वर्ग में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। और तो मित्रों, ये सारी जानकारी थी जो कि प्रतिभा दर्पण 2023 के फरवरी अंक से लिया गया है, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। और आशा करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का एक बार फास्ट रिव्यू आप करें,
ताकि आपको ये सारे फैक्ट आत्मसात अच्छी तरह से हो जाए और आप तक इन तथ्यों को पहुंचाने के लिए और जिनकी सहायता से मैं पहुंचा पाया हूं वो प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का जो मैं अनेक आभार व्यक्त करता हूं और उस पूरी टीम का, पत्रिका की पूरी टीम का, प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका के पूरे सिस्टम का अनेक आभार व्यक्त करता हूं। तो मित्रों, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में जुटे रहिए। बाय।